So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का. ओके, सो क्लास 11th बायोलॉजी का जो है हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस देख रहे हैं 11th. सो यहाँ पर मतलब कि बायो स्टडी विद निखिल इस यूट्यूब चैनल पर आपको 12 का बायोलॉजी सीखने को मिलता है, 11 का बायोलॉजी सीखने को मिलता है. उसके बाद 10 का साइंस भी हम लेते हैं एंड आफ्टर दैट बीएससी लेवल का बायोलॉजी भी लेते हैं, बीएससी बायोलॉजी. ठीक है, तो उसमें बॉटनी एंड जूलॉजी आता है. तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन देगा जब भी हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड्स करेंगे तब. तो हमारा यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 शुरू है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स. सेल जो होती है, सेल क्या है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है. वो होती है स्ट्रक्चर का एंड फंक्शन का, मतलब कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा जो है सेल बनाती है एंड जो फंक्शन है उनके बॉडी के अंदर वो कैरियर्ड होते हैं सेल. इसलिए जो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. सेल कौन कौन से टाइप के होते हैं उसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल के अंदर बाद में कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन. और जो सेल का टाइप है उसके अंदर भी सेल बाद में कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कौन कौन से पार्ट उसके अंदर होते हैं. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है बिकॉज इसके अंदर हमको एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़नी है. तो सेल से रिलेटेड ये जो है वो यहाँ पर चैप्टर है. तो 11 के जो हमने कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. तो ये जो है वो चैप्टर नंबर 5 का, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर का जो है यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. उसके पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. मैं आपको जो है आपका डाउट, आपकी कोई भी क्यूरीज हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. आफ्टर दैट आप जो है यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल सकते हैं हमारे इस यहाँ पर वीडियो के. ठीक है, चलिए तो फिर पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर के शुरुआत में ही हमको पढ़ना है सेल. तो क्या होता है सेल? सेल क्या है तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर सेल होती है एंड ये सेल कैसा काम करती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब क्या? तो स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है एंड ये फंक्शन करने का काम करती है. और इसीलिए जो सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का काम जो करता है ना वो सेल होती है. तो सेल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेल. सो लार्जेस्ट सेल कैन बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप. लार्जर बोले तो क्या? तो सेल को बड़ा करके. ठीक है, लार्जर सेल कैन बी थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम जो है सेल को लार्जर करके देख सकते हैं. बट ओके, सी स्मॉलर सेल वी रिक्वायर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लेकिन अगर स्मॉलर सेल हमको देखनी है तो हम क्या करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे. मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा छोटी चीज़ों को हम नहीं देख पाते, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, तो लार्जर सेल जो है वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, लेकिन स्मॉलर सेल को हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही उसको देखना पड़ेगा. ये बात आप ध्यान में रखो. उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाइज. तो फिर देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी कितनी होती है इमेज को मैग्नीफाई करने की. और उसके बाद देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कैसी होती है. तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है कैन मैग्नीफाई इमेज 50 to 100 टाइम्स, मतलब कि वो उसको जो है बड़ा कर सकता है, 50 to 100 टाइम्स उसको बड़ा कर सकता है. बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या है? कैन बी मैग्नीफाइज एज 1000 टाइम और मोर. सो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये सिर्फ और सिर्फ 50 to 100 टाइम उसको बिगर कर सकता है, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो 1000 टाइम से उसके ज़्यादा उसको साइज को मैग्नीफाई कर सकता है, जूम कर सकता है. इसलिए जो है हमको स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखते बिकॉज ये 50 to 100 टाइम्स ही जो है इमेज को मैग्नीफाई कर सकती है. इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, लार्जर सेल को देख सकते हैं. लेकिन अगर स्मॉलर सेल देखनी है तो हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगेगा, बिकॉज ये क्या करेगा? इट कैन मैग्नीफाइज इमेज 1000 टाइम्स और मोर देन 1000. ठीक है, तो इसलिए जो हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगेगा अगर छोटी चीज़ें हमको, छोटी सेल अगर हमको देखनी है तो. Then in the microscope we use in the laboratory. Okay, in the microscope we use in the laboratory. Laboratory के अंदर माइक्रोस्कोप होता है. A beam of light is used to make thing visible. Okay, hence it is called as light microscope. तो इसके अंदर क्या यूज किया जाता है? देखो आप यहाँ पर ये बीम ऑफ लाइट इसमें यूज किया जाता है ऐसे माइक्रोस्कोप में, इसलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं. क्यों? कि विजिबल होने के लिए, थिंग्स
जो देखने के लिए जो है थिंग्स को विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक बीम का इस्तेमाल करते हैं, बीम ऑफ लाइट, और इसलिए ऐसे माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। टू सी इंटीरियर ऑफ द सेल्स वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कि सेल का अंदर का अगर हमको देखना पड़ेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के माइक्रोस्कोप पढ़े। फर्स्ट में सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि 50 to 1000 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। उसके बाद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि क्या कर सकता है 1000 टाइम और उसके ज़्यादा जो है इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। एंड थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इंटीरियर सेल के अंदर का अगर कुछ देखना है तो वो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा। एंड इट कैन मैग्नीफाई इमेज 5 लाख बोले तो 5 लाख टाइम अगर किसी इमेज को बड़ा कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। सो 3 माइक्रोस्कोप होते हैं। फर्स्ट में है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप फर्स्ट में, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसकी रेंज भी हमको पता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 50 to 100 टाइम्स, इसमें 1000 टाइम्स और इसमें 5 लाख टाइम्स। मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे कम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके कम सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, सो ये जो है यहाँ पर माइक्रोस्कोप था जो कि लीवेनहुक का था, ये साइंटिस्ट है। ओके, सो ये जो है ये टाइम पीरियड है, ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल एंड ये माइक्रोस्कोप। सेल हमको पता है कि सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। उसके बाद 3 टाइप्स के माइक्रोस्कोप देखे हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिकॉज जो सेल होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है और उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लगते हैं। अगर बहुत स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उससे थोड़ी बड़ी है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और बहुत बड़ी है तो सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इस तरीके से ये हो गया सेल एंड देयर माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल के साइज। सबसे पहले यहाँ पर एटम के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और मतलब कि ऐसा प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, बाद में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। इसका साइज जो होता है वो 0.1 नैनोमीटर होता है। उसके बाद C16 ये कार्बन का एक ऑलोट्रॉप है। उसके बाद प्रोटीन एंड लिपिड्स, इसका साइज कितना होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये प्रोटीन का हो गया 10 नैनोमीटर। उसके बाद जो फ्लू वायरस है उसका जो है साइज कैसा रहेगा 100 नैनोमीटर। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या है, तो एक टाइप की जो सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से 2 टाइप के सेल होते हैं, उसका एग्जांपल हमको पढ़ना है बैक्टीरिया का आगे। यहाँ पर सिर्फ आप ध्यान में रखो इसकी जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इसके अंदर की सेल की। देन रेड ब्लड सेल की साइज होती है 10 माइक्रोमीटर, और एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की साइज होती है 100 माइक्रोमीटर। ओके, मतलब 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इसके रेंज में होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है। उसके बाद जो पोलन, मतलब कि क्या है, तो ये पोलन है एंड ये ह्यूमन एग है। इसकी साइज़ कितनी होती है, ह्यूमन के अंदर का एक फीमेल के द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है, उसकी साइज़ देखो 100 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर की जैसा होती है। ओके, ये फ्रॉग एग है, इसकी 1 mm होती है साइज़। तो इस तरीके से ये डिफरेंट सेल्स के साइज़ होते हैं, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद देखो सेल में भी स्पेरिकल, सेल कैसे हो सकती है, स्पेरिकल बोले तो ऐसी। उसके बाद रेक्टेंगल, ऐसी रेक्टेंगल के जैसी। उसके बाद फ्लैट सेल, ऐसी टोटल ऐसी फ्लैट। उसके बाद पॉलीगोनल बोले तो कैसा, ऐसा बहुत ज़्यादा उसको क्या रहते तो एंगल रहते, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एंड ये, मतलब कि ये क्या है, तो ये पॉलीगोनल शेप है। देन ओवल, ऐसी ओवल। देन ट्रायंगुलर, ऐसी ट्रायंगुलर। देन कोनिकल के जैसी, मतलब कैसा कोनिकल, ऐसा कोनिकल के जैसा। देन कोलुमनार, ओके, कोलुमनार सेल एंड ETC। सो ये क्या है, तो ये डिफरेंट साइज जो होते हैं वो शेप होते हैं। सेल के साइज हमने देख लिया था, अब देखते हैं उसके शेप। यहाँ पर देखो फर्स्ट में स्पेरिकल, देन रेक्टेंगल, देन फ्लैट, देन पॉलीगोनल, ओवल, ट्रायंगुलर, कोनिकल एंड कोलुमनार। ये क्या है, तो सेल्स के साइज होते हैं। ठीक है, तो ये उसका शेप है, सॉरी, ओके, शेप, साइज नहीं है, क्या है, तो शेप है। डिफरेंट शेप के जो है वो सेल्स होते हैं। सेल साइज वेरीज ग्रेटली इन द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल। वेरीज बोलो तो चेंज होना, मतलब कि सेल की साइज चेंज होती है किसके अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर सेल की साइज चेंज होती है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। एंड सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल टू नेक आई। नेक आई बोले तो ओपन आई, मतलब कि किसी भी माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे अगर हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते। ओके, मतलब कि नॉट विजिबल, ओके, नॉट विजिबल नेक आइज, मतलब कि नेक आइज बोले तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसा ही अगर किसी यहाँ पर सेल को देखना चाहेंगे तो वो नॉट विजिबल है, विजिबल नहीं होंगी, हमको नहीं दिखेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट सेल साइज कैन बी सीन इन द माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्मॉलेस्ट सेल जो है सेल की साइज होती है वो होती है 0.3, यहाँ पर देखो माइक्रोमीटर इन लेंथ 0.3। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट किसके अंदर होती है, माइकोप्लाज्म के अंदर। देन व्हाइल लार्जेस्ट सेल इन द ऑस्ट्रिच। ओके, ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच है ये क्या है, तो एक बर्ड है। ओके, सो ऑस्ट्रिच क्या है, तो एक बर्ड है। एंड इस बर्ड का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच एग, वो होता है नियरली 50 सेंटीमीटर। तो
तो एक एग बोले तो क्या है, तो ये एग होता है इसके अंदर, और एग ही क्या है, तो एक टाइप की सेल है। तो सबसे बड़ी सेल होती है 50 सेंटीमीटर, जो कि होती है ऑस्ट्रिच के अंदर, ऑस्ट्रिच का एग मतलब कि होती है सबसे बड़ी सेल, उसको ही हम कंसिडर करते हैं सबसे बड़ी सेल। उसके बाद जो है वो सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्म के अंदर और सबसे बड़ी होती है ऑस्ट्रिच एग के अंदर। माइक्रोप्लाज्म के अंदर ये होती है 0.3 माइक्रोमीटर, एंड जो है सबसे बड़ी होती है लार्जेस्ट वो होती है ऑस्ट्रिच के एग के अंदर, जो कि नियर 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बड़ा एग होता है उसका, और वही एक सेल है सबसे बड़ी सेल। उसके बाद लॉन्गेस्ट बोले तो सबसे ज़्यादा, ये सबसे छोटी हमने देख ली, सबसे बड़ी देख ली, अब ये सबसे लॉन्ग सेल वो होती है नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है नर्व सेल्स हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन करती है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करती है। ओके, सो इस तरीके से अगर हम किसी हॉट चीज़ को छूते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल है, वो तभी वो जो है फास्ट इम्पल्स जो है हमारे ब्रेन तक जाएगा कि ये हॉट चीज़ है, आप अपना हाथ जो है वो बाहर निकाल लो। तो इस तरीके से वो नर्व सेल्स होती है, वो की है लॉन्गेस्ट सेल आर दी नर्व सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइक्रोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ओके, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है फिर, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्म के अंदर 0.3 माइक्रोमीटर की साइज होती है, एंड ऑस्ट्रिच एग की होती है 15 सेंटीमीटर, एंड लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल्स। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो, मैं आपका डिटेल लूंगा एक जो है टॉपिक में यहाँ पर क्लियर करूंगा। सो उसके बाद देखेंगे टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है, तो ये क्या है, तो एक कैपेसिटी है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ एनी सेल, तो सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है, लेकिन कैसी कैपेसिटी, टोटिपोटेंसी क्या है, तो सिंपल में कैपेसिटी ऑफ सेल। अब देखेंगे कौन सी कैपेसिटी होती है, तो देखो इट इज द कैपेसिटी और पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल। कैपेसिटी, ये कैपेसिटी एक, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड बोलो तो न्यूक्लियस ऐसा उसका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेल्स। टू डिफरेंशिएट, देखो अब यहाँ से उसका असली जो है वो कैपेसिटी शुरू हुआ है, टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल, एंड ये ही इसकी कैपेसिटी है। ऐसी कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं, मतलब कि ऐसी सेल जिसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे सेल्स के टाइप में भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो दूसरे सेल्स के टाइप में भी वो डिवाइड हो सकती है, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, तो टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं। और ये कैपेसिटी ऐसे सेल्स के अंदर होती है, उस कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। एंड देयर बाय अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या करता है, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, बिकॉज इसके अंदर ऐसी सेल्स है जो कि अपना शेप बदल सकती है, दूसरे टाइप के सेल में ट्रांसफर हो सकती है। ऐसी सेल्स की कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ओके, सो इट इज द कैपेसिटी और द पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट इनटू और टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल। एक टाइप की सेल दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसी कैपेसिटी जिस सेल के अंदर होती है, उस सेल की उस कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देन अ सेल इज टोटिपोटेंट बिकॉज, अब बात आती है कि सेल अपना जो है वो दूसरे टाइप के जो सेल है उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्यों होती है कन्वर्ट, ओके, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। तो इट हैज़ द एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उसके अंदर एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स न्यूक्लियस। बिकॉज न्यूक्लियस क्या करता है, तो ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है वो कैरी करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। सो इसलिए वो सेल क्या करते हैं, फिर उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, बिकॉज इट हैज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंटायर पूरा का पूरा, इसलिए उसको चेंज कर सकता है, एंड जो वो दूसरे टाइप के सेल में फॉर्म हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है वो टोटिपोटेंट है, बिकॉज जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है का पूरा, इसलिए उस जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके वन टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए सेल जो है वो टोटिपोटेंट होती है। उसके बाद देखो एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स, मतलब कि एम्ब्रियोनिक बोलो तो एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और एम्ब्रियो की सेल को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, वो टोटिपोटेंट होती है। एंड टर्म एज स्टेम सेल, उसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। और जो स्टेम सेल इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर देखो, एंड स्टेम सेल्स हैव द ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशन, इसका बहुत ज्यादा ये यूजफुल होती है स्टेम सेल्स, बिकॉज ये स्टेम सेल क्या है, तो एम्ब्रियो से ली गई है। एम्ब्रियो के यहाँ पर देखो आप एम्ब्रियोनिक एनिमल, मतलब एनिमल का एम्ब्रियो, उससे ये स्टेम सेल्स ली जाती है, और ये स्टेम सेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशन है इसका। इंक्लूड अ क्यूर फॉर डिसीज, मतलब कि डिसीज को क्योर करने भी ये हेल्पफुल है, बिकॉज ये सेल्स कौन से भी सेल्स में टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर टोटिपोटेंसी होती है, और इसलिए हम इस सेल्स का इस्तेमाल करके जो डिसीज को क्योर कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जो एप्लीकेशन है इसके मेडिकल के अंदर। तो टोटिपोटेंसी ये होती है।
तो टोटिपोटेंसी सिंपल में क्या है, तो ये क्या है, तो द कैपेसिटी ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड टू डिफरेंशिएटेड, ए लिविंग सेल की न्यूक्लिएटेड सेल की कैपेसिटी है जो कि दूसरे सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। और ये टोटिपोटेंट क्यों होती है, तो बिकॉज सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एंटायर जेनेटिक मटेरियल होता है, तभी तो वो खुद को ट्रांसफर कर पाती है दूसरे टाइप के अंदर। उसके बाद जो एम्ब्रॉयनिक एनिमल होता है, एनिमल का जो एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर से ये टोटिपोटेंट सेल्स पाई जाती है और वो सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। और स्टेम सेल्स का जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री में या फिर मेडिकल एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया टोटिपोटेंसी के बारे में। उसके बाद देखो काइंड्स ऑफ सेल, मतलब कि टाइप्स ऑफ सेल। ओके, सो काइंड्स ऑफ सेल बोले तो क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, तो देखो सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू टू मेन कैटेगरीज। इसको जो वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ये देखो यहाँ पर टू कैटेगरी है, लेकिन कौन सी कैटेगरी, देखो फर्स्ट होती है प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड है यूकैरियोट। मतलब कि जो सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। ये दो टाइप के सेल्स जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप किया गया है। तो यहाँ पर सिंपल में आप देखो ये होती है एक सेल, सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ये एक है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल। सेकंड कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, द प्रोकैरियोटिक है द सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती। तो सिंपल में ये ऐसा सेल होता है एंड ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसके अंदर जो हमको पढ़ना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा एक नॉर्मल बता देता हूँ। नॉर्मल सेल कैसे होती है, ऐसा सेल होता है, ऐसा न्यूक्लियस होता है, ये सेल होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल कब बोलेंगे, जब इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप होगा, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा न्यूक्लियस को, वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब कि इसके अंदर सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के अंदर सिंपल जो स्ट्रक्चर है। लेकिन जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, तो ऐसा जो है ऊपर का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन और नीचे का न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप, वो होता है यूकैरियोटिक सेल। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो वेल डेवलप नहीं होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो दो सेल है यहाँ पर, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो बीच में हमने बोला तो ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स ऐसी होती है। ओके, सो ऐसे सेल्स जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि उसका न्यूक्लियस अनडेवलप है, डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप होता तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता। और ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है दो ग्रुप में, दो मेन कैटेगरीज में जो है सेल के डिवाइड किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। जो हम है यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक में जो है बैक्टीरिया की जो सेल है वो बेस्ट एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का। एंड द प्रोकैरियोटिक इज सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूकैरियोटिक के अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये आपको काइंड ऑफ सेल में पढ़ना है। तो आगे और पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट वाली पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमको पता है ऐसी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के ऊपर के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और इसके अंदर वो अब्सेंट है इसलिए वो वेल डेवलप नहीं है। ओके, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। एंड जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल है ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स बोलो तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। शो मेन फीचर फॉलोइंग, तो इसको जो है वो फॉलोइंग मेन फीचर है। कौन से, इट हैज कॉम्प्लेक्स, देखो केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवलप, मतलब कि उसके ऊपर जो है केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवलप होता है। हाउएवर इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। वेल डिफाइंड इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए तो हम इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो भी कैसे रहेंगे, वेल डेवलप नहीं रहेंगे, अनडेवलप रहेंगे, इसलिए जो हम उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जो कि डेफिनेशन हमने पहले ही देखी थी। तो सेल एनवलप इज 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो सेल एनवलप है जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि इट हैज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवलप, इसके अंदर केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है जो कि 3 लेयर से बनता है। कितने लेयर से बनता है, तो 3 लेयर से बनता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर विथ आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर में क्या है, तो ये इसको कनेक्ट करो ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल में मिडल सेल वॉल,
एंड नीचे वाले में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके आउटर में क्या है, तो ये एक ऐसा क्या है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल एनवलप। क्या बोलेंगे, सेल एनवलप। ठीक है, तो सेल एनवलप जो है इसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सेल एनवलप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और ये सेल एनवलप जो है वो 3 लेयर से बनता है। ये एक ऐसी, ये बन गई हमारी एक लेयर, उसके बाद ये सेकंड लेयर एंड उसके नीचे ये हो गई हमारी थर्ड लेयर। सो 3 लेयर से जो सेल एनवलप बनता है। जो आउटर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये आउटर वाली। उसके बाद जो मिडल वाली होती है वो होती है सेल वॉल, ये मिडल वाली सेल वॉल। एंड जो नीचे वाली होती है ये वाली, ये उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि हमको ये समझ में आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवलप होता है। सेल एनवलप जो है वो 3 लेयर से बनता है, 3 लेयर से कंसिस्ट होता है। आउटर में की ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल में की सेल वॉल एंड इनर मोस्ट हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल वे के अंदर मैंने आपको बताया है। तो अभी देखो, जो ये हमने देखा कि ये सेल्स के अंदर कैसा मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऊपर से सेल एनवलप होता है। और सेल एनवलप जो है वो 3 लेयर से बनता है। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड होता है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद जो है वो यहाँ पर बैक्टीरिया को जो है वो डिवाइड किया गया था, ये हंस क्रिस्टन ग्राम, ये साइंटिस्ट ने 2 के अंदर। एक होती है ग्राम पॉजिटिव, क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड सेकंड इसने बताया था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये हंस क्रिश्चियन ग्राम, इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैक्टीरिया को डिवाइड किया था 2 सेल्स के अंदर। ग्राम पॉजिटिव ऐसी जो कि स्टेन को एब्जॉर्ब करती है, स्टेन बोले तो कलर, और ऐसी सेल्स जो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करती वो होती है ग्राम निगेटिव। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने क्या कहा कि स्टेन को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कलर को एब्जॉर्ब करती है। और उसके अंदर की सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनती थी। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन से अगर सेल वॉल बनी है बैक्टीरिया की तो वो स्टेन को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। एंड वो कैसे होगी, म्यूर इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव की बैक्टीरिया में कैसे रहेंगी, ये म्यूर रहेंगी। और ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया में कैसे रहेंगी, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकॉन रहेगा, ये म्यूर रहेगा। तो ये आप ध्यान में रखो। सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मतलब क्या, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कलर को एब्जॉर्ब करते वो हो गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड ऐसे बैक्टीरिया जो कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते वो हो गए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यही आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। देन इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यह क्या करता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है टू द सेल। एंड द सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब कि फॉस्फो एंड लिपिड दोनों की होती है, ये बाय लेयर उसको बोलते हैं। बाय बोले तो होता है 2, मैंने आपको बताया कि ये जो है बेसिक टर्म है, बाय, मोनो, डाई। ओके, तो ऐसा ध्यान में रखो। तो देखो आप यहाँ पर क्या है, तो ये फ्लैजेलम है। फ्लैजेला क्या करता है, तो मूवमेंट करने में जो है हेल्प करता है। तो इसके अंदर आप देखो न्यूक्लियस आपको कहाँ पर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, बिकॉज ये जो है वो न्यूक्लाइड है। न्यूक्लाइड रीजन बोले तो ये न्यूक्लियस का रीजन, वो अनडेवलप है, इसलिए हम इसको न्यूक्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर वो डेवलप होता तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियस अगर अनडेवलप है तो उसको हम न्यूक्लाइड बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम है इसके अंदर, ये पीला है। पीला है बोलो तो क्या, तो ये जो वो मूवमेंट करने वाली, मतलब लोकोमोशन करने में हेल्प करने होती है। ये लोकोमोशन बोले तो मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो प्रोकैरियोट के अंदर जो वो 2 स्ट्रक्चर से होती है। एक होती है फ्लैजेला, ठीक है, तो एक होती है फ्लैजेला एंड सेकंड होती है पाइला। ओके, सो पीली और पाइला हम इसको बोलते हैं। तो ये पीली जो है वो हेयर के जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड जो फ्लैजेला है वो एक सिंगल होता है। यहाँ पर देखो ये सिंगल फ्लैजेलम, ठीक है, एंड ये पीला। ओके, ये ऐसे हेयर के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके ऊपर। उसके बाद ये फूड ग्रैन्यूल्स है, ये राइबोसोम से उसके अंदर के। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो आप 3 लेयर से बनती थी, हमने देखा था पहले। ये देखो ऊपर की कैप्सूल और स्लिम लेयर बोलते हैं उसको हम, जो कि हम इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं ऊपर की। देन मिडल वाली सेल वॉल एंड नीचे वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो ऊपर का सेल एनवलप होता है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, तो सेल एनवलप हमने पहले देखा था। यहाँ पर देखो हम क्या था, वो केमिकली प्रोटेक्टिव सेल एनवलप था जो कि 3 लेयर से बनता था, ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर देखो आप, ये जो है इसमें देखो, इसमें सिंपल लेयर जो है स्लाइम लेयर वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स उसको बोलते हैं, देन सेल वॉल होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये हो गया हमारा किसके अंदर, ग्राम क्रिश्चियन, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और ये जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर देख लिया। ये बैक्टीरिया का जो है सेल है वो कि प्रोकैरियोटिक है, बिकॉज इसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी बात, जो सेकंड हमारी सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज सेल के 2 टाइप होते थे, हमने पढ़ा था
ओके, सेल की कितने टाइप है? 2 टाइप है। तो फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक, उसका हमने देख लिया स्ट्रक्चर, आउटर में वो सेल एनवलप होता है कि वो 3 लेयर से बनती है। फर्स्ट में ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। अभी देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप होता है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। द सेल इन विच न्यूक्लियस हैज डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होता है, न्यूक्लियस डेवलप होता है मतलब उसके ऊपर जो ऐसा मेम्ब्रेन होता है। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर को मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। These cells exhibit presence of membrane bound cell organelles। और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर के जो ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि सेल्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। इसके अंदर जो सेल्स होती है प्रोटिस्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेवलप होते हैं, जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप होता है, और उसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके अंदर भी मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि ये डेवलप न्यूक्लियस होता है। सो इसलिए हम उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। देन द यूकैरियोटिक सेल्स हैव द डिफरेंट शेप, इसके भी डिफरेंट शेप होते हैं। फर्स्ट में देखो साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है। देन फिजियोलॉजी बोले तो इसका अपीयरेंस भी अलग अलग होता है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। बट ऑल द सेल्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स सेल ऑर्गेनल्स। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो किससे बनती है? फर्स्ट में यहाँ पर देखो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट में देखेंगे, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है, साइटोप्लाज्म से बनता है एंड ऑर्गेनल्स, मतलब कि 3 पार्ट से जो है वो यूकैरियोटिक सेल बनती थी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था? सेल एनवलप था, वो 3 लेयर से बनता था। लेकिन इसके अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल जो है फर्स्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड देन इट्स सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनाइजेशन नहीं सॉरी, सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर के ऑर्गन्स, ठीक है। ये वाले सेल ऑर्गेनल्स, ये बाद में ये साइटोप्लाज्म, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, मतलब कि 3 पार्ट से जो है वो यूकैरियोटिक सेल बनती है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईटीसी एंड आर ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब कि डेवलप न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वेल डेवलप होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो इस पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा सेल की डेफिनेशन देखी, एंड जो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देखी कि इसमें जो है वो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी सेल जो है सबसे छोटी होती है। उसके बाद देखा सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल, एंड उसके बाद देखा लॉन्गेस्ट सेल, बोले तो सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर हमने ये 3 बातें देखी। उसके बाद देखा टोटिपोटेंसी, जो कि सेल की एक कैपेसिटी होती है जो किसी भी टाइप के सेल में डिवाइड होती है, ट्रांसफर होती है, कन्वर्ट होती है। तो उसके अंदर हमने 2 सेल्स देखे थे, एक था प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड था यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप है वो है प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप है वो है यूकैरियोट। उसके बाद प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसको 2 जो पार्ट में डिवाइड किया था हंस क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने, जिसमें कि तो था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ऐसे बैक्टीरिया जो कलर को एब्जॉर्ब करते हैं वो है ग्राम पॉजिटिव, एंड ऐसे बैक्टीरिया जो कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब कि स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया एग्जाम्पल था, और हंस क्रिश्चियन ग्राम इन साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया सेल को 2 इसमें डिवाइड किया था, वो हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवलप होता है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन से बनता है, उस ऊपर का जो लेयर है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? तो फर्स्ट में जो है ऊपर में सेल मेम्ब्रेन, देन जो है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी, वो थी हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जो है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, एंड तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सिंपल जो माइक्रोस्कोप है ये सिर्फ 50 से 100 तक जो है वो इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये इमेज को जो है 1000 टाइम और उससे ज़्यादा भी उसको मैग्नीफाई कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 1 लाख जो है 1 लाख टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। तो ये माइक्रोस्कोप के पावर है। सबसे बड़ी अगर सेल है तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, उससे अगर छोटी है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, और सबसे छोटी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखी जाती है। तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। तो होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।